जल जमाव के कारण लगातार किसानों की कृषि योग्य भूमि घट रही है और वहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है। ऐसे में उसके जल निकासी की व्यवस्था हो, ये हमारा लक्ष्य होगा। हम जीतने के बाद गिरिराज सिंह जी का पहला लक्ष्य होगा कि यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय दिनकर के नाम पर बने, तो घरेलू उड़ान के लिए विमान वहाँ उतरे, ये मेरा लक्ष्य होगा। गडकरी जी कल आए थे, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सामहो पुल का जल्द से शुभारंभ होगा। इतने सारे दर्शक देख रहे हैं, वो भी आपसे सहमत हो जाते हैं, लेकिन इतना तो क्लियर करिए कि वोट जो आप लेंगे तो आपका आने वाला 5 साल का विजन क्या है बेगूसराय के विकास को लेकर के? जो कार्य चल रहे हैं उसको पूरा करना। गडकरी जी कल आए थे, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में सामहो पुल का जल्द से शुभारंभ होगा, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ दिनकर केंद्रीय विश्वविद्यालय जीतने के बाद गिरिराज सिंह जी का पहला लक्ष्य होगा कि यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय दिनकर के नाम पर बने और उसका मांग नहीं होगा बल्कि उसको पूरा किया जाएगा। हमारे पास एक एरोड्रम है जिसकी ज़मीन अतिक्रमण कर ली गई है, बार बार जिला प्रशासन के द्वारा पैमाइश कराई जा रही है और नोटिस की गई है। मैं आपको इस शुभ सूचना दे देता हूं कि जिला प्रशासन के पास फंड आ गए हैं और चुनाव खत्म होने के जस्ट बाद उसकी फेंसिंग शुरू हो जाएगी और फेंसिंग जब शुरू हो जाएगी तो घरेलू उड़ान के लिए विमान वहां उतरे, ये मेरा लक्ष्य होगा। मेरा लक्ष्य होगा कि बेगूसराय में जो जल जमाव के कारण, चाहे बछवाड़ा हो, चाहे भगवानपुर हो, चाहे खुदामनपुर हो, छौड़ाही हो, बखरी हो, डंडारी का एरिया हो, इन सारे एरिया में जल जमाव के कारण लगातार किसानों की कृषि योग्य भूमि घट रही है और वहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है। ऐसे में उसके जल निकासी की व्यवस्था हो, ये हमारा लक्ष्य होगा। हमारा लक्ष्य होगा कि जो बेगूसराय में विकास की रफ्तार आगे बढ़ी है तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ें और रोजगार के लिए एक फुल प्रूफ योजना। ऐसा नहीं कि कंपनी आए और जिसको मन है रोजगार दे रहा है। जब बेगूसराय है तो बेगूसराय का अधिकार भी चाहिए। इसीलिए हम उस तर्ज पर कहना चाहते हैं, हम प्रादेशिक ताकतों को बढ़ावा देने वाले पक्षधर नहीं हैं। बिहार के लोग बाहर भी जाते हैं, काम करते हैं। यहाँ के लोग भी आएँ, जो तकनीकी लोग हैं यहाँ पर आएँ, काम करें, जो इंजीनियर हैं यहाँ आएँ लेकिन काम करें। लेकिन आपको ये बताना होगा कि बिहार में यदि बेगूसराय में एक्सपेंशन होगा तो 80% लोग बेगूसराय के नियोजित होंगे और इसकी भी योजना बनेगी। इसीलिए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो लक्ष्य किया गया है और ये लक्ष्य करके जो संकल्प व्यक्त किया गया है, इसके तरफ हम आगे बढ़ेंगे और ये काम मोदी के साथ ही संभव है। इसीलिए हम कहते हैं कि गिरिराज सिंह यदि जीतते हैं तो मोदी का हाथ मजबूत होता है और मोदी का गारंटी, मोदी का जो विकास रथ चला है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तुम जीत के जाओगे तो क्या होगे? गिरिराज सिंह जीत कर जाएगा तो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री बनेगा और जिस तरह से वहां से हजारों करोड़ की योजना लाता है उसी तरह से योजना लाएंगे और बेगूसराय का विकास होगा। इसीलिए बेगूसराय ने विनाश के रास्ते को 20 साल पहले अलविदा कह दिया, रक्तपात को अलविदा कह दिया, अराजकता को अलविदा कह दिया और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला। और इस रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद सर इसमें नया कुछ नहीं है। ये तो वामपंथ के भी लोग कह रहे हैं कि हम दिनकर विश्वविद्यालय खोलेंगे, हम मजदूरों का बढ़िया से रोजगार की व्यवस्था करेंगे, जिले वासियों को शिक्षण व्यवस्था, वो तो कॉलेज खोलने तक की बात कर रहे हैं कि हम प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज देंगे। आशा उसी से होती है जिसका दिखता है। कहता है लोग कि हम सूरदास जी गरगरेते तब न बुझबे, तो बेगूसराय में जो करके बैठा हुआ है, जो एलिवेटेड रोड बना रहा है, जो विकास कर रहा है, जो विकास के सारे आयाम खींच रहा है, आशा तो उसी से होगा। और वामपंथ से क्या आशा होगा? वामपंथ की बड़ी भूमि रही है बेगूसराय, लेकिन वामपंथ अपने गिनाए विकास के उन पैमानों को, विकास की उस आकृति को। इसलिए हमें साफ साफ लगता है कि वो कोरा थोथा दलील है, उसके पास कोई योजना नहीं है। वो फिर से बेगूसराय को अशांति की तरफ ले जाना चाहता है, वो फिर से बेगूसराय को विनाश की तरफ ले जाना चाहता है। और बेगूसराय के लोगों ने 20 साल पहले, 15 साल पहले उस राजनीति को अलविदा कह दिया था। कहीं कहीं टिमटिमाने के लिए आ गए हैं, राजद के ताकत के बल पर कहीं कहीं पर टिमटिमा रहे हैं। इसीलिए इस चुनाव में तो सफाया होगा और आने वाले दिनों में राजद के बल पर वामपंथ की ताकत जो बेगूसराय में अपनी जमीन तलाश रही है उसका भी सफाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना 5 साल का, अगले 5 साल के
विज़न को पब्लिक के सामने रखा है, बेगूसराय के आम मतदाताओं के सामने रखा। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने कही, लेकिन कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिस पर मैं एक बार फिर से आपका ध्यान दिला देता हूं कि कम से कम हमारी ओर से नहीं, पूरे बेगूसराय ज़िलेवासी की ओर से निवेदन करता हूं कि कम से कम जो नदियां सूख रही हैं उसके पुनरुद्धार की बात भी सदन तक जाए। देखिए, मैंने आपको बताया कृषि योग्य भूमि घट रही है, जल निकासी की बात नहीं, गोल नहीं समझाइए, सीधा नाम लीजिए नदियों का, सीधा बता रहा हूँ। और इस जल निकासी में बलान शामिल है, इसमें गंडक शामिल है। बेगूसराय जल संसाधन का सबसे प्रचुर मात्रा में यहाँ जल संसाधन है। एक तरफ गंगा है, दूसरे तरफ बलान है, बैती है, गंडक है। लेकिन हमने जो जल निकासी वाली बात कही वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके गाद भर रहे हैं और उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। इसीलिए वो उसके साथ योजना है और आने वाले दिनों में जल जमाव से भी मुक्ति, उसके जल निकासी की व्यवस्था और साथ साथ नदियों का जो अतिक्रमण हो रहा है। एक नदी है जिसका नाम है चंद्रभागा। जब आप जाएंगे हरिगिरी धाम तो वहाँ दिखाई पड़ेगा। मैं कभी कभी अपने एक रिलेशन के यहाँ मोरतर में जाया करता था और मोरतर मालीपुर मोरतर में जाता था, चंद्रभागा नदी को बचपन में देखता था। आज मुझे पता खोजने से भी नहीं मिलता है, जिस तरह से नोन नदी भी नहीं मिलता है। तो जिस तरह से सरस्वती का कहीं अता पता नहीं है नदी का, और गंगा और जमुना मिलती है, सरस्वती गायब हो गई है, उसी तरह से चंद्रभागा नदी, नोन नदी, ये सब गायब हो गई। और उसके तलहट्टी में, उसके बीच वाले भाग में लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। एक बड़ी समस्या है। इसीलिए लोगों के बीच भी चेतना जगाना कि आप जल संसाधनों को बर्बाद नहीं कीजिए और प्रशासन के माध्यम से उसको भी जगाना, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। और आपका सही कहना है कि जल संसाधन यदि यहाँ कम होगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। इसीलिए जीवन को जिंदा रखने के लिए, राजनीति को जिंदा रखने के लिए, समाज को जिंदा रखने के लिए जल को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी इंसिडेंट सर मैं 1 सेकंड के लिए सुना देना चाहता हूँ। मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ और मेरे घर के आसपास प्राकृतिक संपदाएं, मतलब पेड़ पौधे बगीचे ढेर सारे हैं और वहाँ पे मुस्लिम समाज की महिलाएं कुछ कुछ काम करने आती हैं। मैंने उनसे चर्चा की, कैमरे पर बोल रहा हूँ, मैंने उनसे चर्चा की कि आखिर आप लोग वोट किनको करने जा रहे हैं, वोट किनको देंगे। तो उन्होंने अपने मुंह पे ऐसे उंगली रखा और कहा ऐसे। तो मैंने कहा कि मैं इशारा नहीं समझा, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि मोदी को वोट देंगे लेकिन बोलिए मत किसी को। हमारे घर के मर्द कहीं वोट करें लेकिन हम लोग मोदी को वोट देंगे। इसलिए हमने कारण, मेरी उत्सुकता बढ़ गई, मैंने कारण जानना चाहा। तो उन्होंने कहा कि कम से कम इतना तो तय कर दिया मोदी ने कि विवाह करके जिस घर में आती हूँ उसी घर में अब मरूंगी भी। देखिए, बहुत छूने वाला सवाल आपने किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस पर सवाल पर जवाब, और उसकी आंखें भर आई इस बात, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस पर सवाल का जवाब देते हैं तो उसके दूसरे नज़रिए से देखे जाते हैं। लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उतना ही मानता हूँ, उतना ही आदर करता हूँ जितना रघुपति राघव राजा राम करता हूँ। एक बात स्पष्ट है कि ज़माना बदल गया है, ज़माना प्रगति के दौर में आगे बढ़ रहा है और महिला और पुरुष में बहुत भेद नहीं है। और महिलाओं की स्थिति मुस्लिम समाज में, इसको दूसरे रूप में लिया जाता है लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छी नहीं है। और उस स्थिति में जो ट्रेडिशनल्स वे हैं उससे आगे निकलना चाहिए। जो मुस्लिम समुदाय में पढ़े लिखे लोग हैं उनमें जो महिलाएं की स्थिति है वो अलग है, लेकिन जो अभी भी पारंपरिक रूप से हैं उनकी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। और ऐसे में जब ट्रिपल तलाक पर जो आया नरेंद्र मोदी जी का, तो महिलाओं में लगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कोई तो प्रयास किया। इसीलिए उन मुल्लाओं की बात को छोड़कर, उन कट्टरपंथियों की बात छोड़कर घर घर में ये मैसेज गया कि भाई एक आदमी जो है जिसके हमारे बारे में सोचा। इसीलिए हमें लगता है कि धर्म की बातों से आगे निकलकर महिला सशक्तिकरण का जब जब सवाल खड़ा होगा, महिला सशक्तिकरण की जब जब चर्चा होगी, तब तक ट्रिपल तलाक की चर्चा होगी। और ट्रिपल तलाक की जब चर्चा होगी तो मुस्लिम महिलाओं की चर्चा होगी, उनके सशक्तिकरण का सवाल होगा। मैं जब देखता हूँ कि मुस्लिम महिलाएँ आज भी जो तुरहा कम्युनिटी की हैं, आपके बलिया की तरफ ज़्यादा होंगी, वो सवेरे सवेरे अमरूद बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, साग बेचने के लिए सुबह में उठती है, ट्रेन पर चढ़ती है और सुबह सुबह जब मैं टहलने जाता हूँ तो वो मिल जाती है 7 बजे। तो इसका मतलब कितने बजे उठी होगी? 5 बजे उठी होगी और इतना कष्ट करके वो जाती है और फिर जाकर बेच कर जाती है। इसके मतलब गरीबी है।
और उस गरीबी में महिलाओं का अपना योगदान है, लेकिन सम्मान के नाम पर कुछ नहीं है। इसीलिए चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनकी महिलाओं को भी सम्मान चाहिए। वो यदि श्रम करते हैं तो वो भी सम्मान के भूखे हुए हैं। इसीलिए हमारा निवेदन है कि राजनीति के सवालों से अलग समाज का जागरण, समाज का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, चाहे हिंदू में हो या मुसलमान हो, आवश्यक है। और मुस्लिम महिलाओं में ट्रिपल तलाक के बाद, इस फैसले के बाद मोदी के तरफ एक आशा की नज़र गई है। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब उज्ज्वला योजना आती है और आँख में धुआं लगता था और उसमें जब गैस मिलने लगा, तो क्या हिंदू की महिलाएं कि क्या मुस्लिम की महिलाएं, दोनों को लग रहा है। जब उनको शौचालय गया तो लगा कि भाई हिंदू की महिलाएं भी रोड के किनारे बैठती थी, मुसलमान की महिलाएं भी बैठती थी, उनको भी लगा कि मोदी ने हमारे लिए काम कर लिया। जब अन्न गया उनके घर में तो मुस्लिम महिलाओं को भी लगा कि भाई ये तो हिंदू महिलाओं को भी मिला और हमको भी मिला, तो उनको भी लगा। इसीलिए महिला जो है वो घर का होम मिनिस्टर है, और होम मिनिस्टर हिंदू का हो या होम मिनिस्टर मुसलमान को हो, उसको लाभ दिखता है। और जब मोदी का लाभ दिखता है तो मोदी के प्रति आकर्षण भी दिखता है। इसीलिए ये उन चंद मुल्लाओं को और कट्टरपंथियों को पैगाम है कि समाज सुधार की तरफ जा रहा है। समाज और जाति के लोग विचारों के आधार पर बढ़ जाएं, ये बात तय ना करें कि हम इसके खिलाफ हैं और हम इसके पक्ष में हैं। हम विचारों के आधार पर पक्ष और विपक्ष में रहें। जो काम करेगा, जो विकास की रोशनी फैलाएगा, जो देश का विकास करेगा, समाज का विकास करेगा, हम उसको वोट देंगे। इस आधार पर तय पटना में बैठे हुए लोग नहीं कर सकते हैं, इस आधार पर दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं कर सकते हैं कि एक जाति धर्म के लोग एक आदमी को वोट करेंगे। इसीलिए आपके इस सवाल के साथ मेरा एक सुझाव भी है कि राजनीति विचारों के आधार पर बढ़ जाए, धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नहीं। और विचारों के आधार पर जब राजनीति होगी तो विकास की बात होगी। तब जब विचारों के आधार पर राजनीति की बात होगी तब विकास के साथ साथ रचनात्मक विकास के लोग आएंगे। इसीलिए हमें लगता है कि एक मौजूद सवाल है। आज का दिन चुनाव का है, लेकिन साथ साथ ये ज्वलंत प्रश्न चुनाव के पहले भी जिंदा है और चुनाव के बाद भी जिंदा रहेगा। इसलिए जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था। एक पंक्ति जो आज के ज़माने में और लोकसभा चुनाव में बेगूसराय के मतदाताओं पर सटीक बैठ जाती है। जो गिले शिकवे थे उसको उन लोगों ने दूर कर लिया। अब एक चीज़ तो तय हो गया है कि पुरुषों में पार्टी बंदी दिख रही है, लेकिन महिलाएं एक मजबूती के साथ राष्ट्र के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तो तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए जय बिहार देखते रहे। BT न्यूज़ बिहार, हम आपके साथ हैं।